नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं 26 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 26 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और सेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास विशाखापट्टनम में 25 फरवरी 2022 से शुरू हुआ है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? दोस्तों क्वेश्चन में एक्सरसाइज का नाम पूछा गया क्या है जो भारतीय नौसेना की बहुपक्षीय एक्सरसाइज हो जाती है जिसका आयोजन 25 फरवरी 2022 से शुरू हुआ है और कहाँ पे दोस्तों? तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम में। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो दोस्तों ये ऑप्शन बी मिलन एक्सरसाइज हो जाती है जो कि भारतीय नौसेना की बहुपक्षीय एक्सरसाइज है जिसे 25 फरवरी 2022 में विशाखापट्टनम के सिटी ऑफ डेस्टिनी में शुरुआत की गई है। याद रखिएगा एक्सरसाइज कौन सी हो जाती है दोस्तों? तो मिलन एक्सरसाइज। अगर दोस्तों बात करें खंजर एक्सरसाइज की, ये किन देशों की हो जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये किर्गिस्तान और भारत की एक्सरसाइज हो जाती है। कौन सी? खंजर एक्सरसाइज। अब दोस्तों बात करें डस्टलिक की, डस्टलिक एक्सरसाइज कहाँ की हो जाती है? दोस्तों डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान की हो जाती है। कहाँ की दोस्तों? तो उज्बेकिस्तान की हो जाती है। याद रखिएगा ये सभी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। ये भारत और उज्बेकिस्तान की हो जाती है डस्टलिक। और खंजर दोस्तों किर्गिस्तान की। याद रखिएगा कैसे खंजर कैसे किर्गिस्तान। अगर दोस्तों बात करें अग्नि वॉरियर की, दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप सभी बताइएगा कि अग्नि वॉरियर किन दो देशों की एक्सरसाइज हो जाती है। दोस्तों अगर इसमें डिटेल में बात करें तो यह एक्सरसाइज 25 फरवरी 2022 से विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर सिटी ऑफ डेस्टिनी से कहा जाता है में शुरुआत की गई है। याद रखिएगा कहाँ पे अगर स्थान आपसे पूछता है एक्सरसाइज कहाँ पे शुरुआत की गई है दोस्तों? विशाखापट्टनम में। और कब? तो दोस्तों 25 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई है। और दोस्तों बात करें मिलन 2022 का आयोजन का, तो दोस्तों याद रखिएगा 9 दिनों की अवधि में होगी। याद रखिएगा इसका टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाता है? तो 9 दिनों की एक्सरसाइज हो जाती है क्योंकि भारतीय नौसेना की बहुपक्षीय एक्सरसाइज हो जाती है। और दोस्तों ये एक्सरसाइज 2 चरणों में की जा रही है। याद रखिएगा 2 चरणों में की जा रही है। पहला चरण जिसमें बंदरगाह चरण कवर होगा जिसमें 25 से 28 फरवरी तक होगा एक्सरसाइज। और दूसरा चरण समुद्री चरण होगा जो कि 1 माह से 4 माह तक निर्धारित किया गया है। और दोस्तों थीम की बात करें इस एक्सरसाइज की 2022 की थीम क्या रही? तो दोस्तों कैमराडरी और सामंजस्य और सहयोग। याद रखिएगा ये थीम हो जाती है मिलन 2022 एक्सरसाइज की। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा थीम क्या है दोस्तों। अब दोस्तों अगर बात करें भारतीय नौसेना ने इस एक्सरसाइज को पहली बार कब इसको आयोजित किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा भारतीय नौसेना ने 1995 में अंडमान और निकोबार कमान के द्वारा यह मिलन एक्सरसाइज की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा किसके द्वारा अगर पूछता है एग्जाम में तो अंडमान और निकोबार कमान के द्वारा। और कब दोस्तों? तो 1995 में। और दोस्तों ये एक्सरसाइज द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है, लेकिन याद रखिएगा ये 2001, 2005 और 2016, 2020 को छोड़ के ये हर वर्ष इसका आयोजन किया गया। मिलन ये सभी डिटेल हो जाती है। याद रखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, इसको HUL कहते हैं शॉर्टकट में, ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? दोस्तों अगर बात करें हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों नितिन परांजपे जी को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में HUL के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा किसे? नितिन परांजपे जी को। दोस्तों अगर HUL की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो जाता है। याद रखिएगा फुल फॉर्म हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसका मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय मुंबई में हो जाता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 17 अक्टूबर 1933 में HUL की एस्टेब्लिशमेंट हुई। और प्रेजेंट टाइम में इसके MD और CEO कौन हो जाते हैं? तो संजीव मेहता जी इसके प्रेजेंट टाइम में MD और CEO हो जाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज, ये अमेरिका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो जाती है दोस्तों। याद रखिएगा मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज। इसका CV कैलेंडर वर्ष आया है दोस्तों। कैलेंडर ईयर 2022 के लिए इसने भारत के विकास के अनुमान को 7% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? दोस्तों ये अमेरिका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो जाती है जिसका नाम मूडीज हो जाता है। इसने भारत के विकास के अनुमान को 7% से बढ़ा के कितना किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा 2022 का कैलेंडर वर्ष में ये भारत के विकास के अनुमान को 7% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया गया। याद
रखिएगा कितना कर दिया गया है, तो 9.5%। और दोस्तों बात करें ये जीडीपी ग्रोथ रेट है, याद रखिएगा रहने का अनुमान बताया है किसके द्वारा, तो मूडीज के द्वारा। याद रखिएगा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान बताया गया है, तो 9.5%। और दोस्तों किसके द्वारा, तो ये जरूर याद रखिएगा मूडीज के द्वारा। दोस्तों ये अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो रही है, मैं बार बार बता रहा हूँ, याद रखिएगा अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी, तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज। याद रखिएगा इसका जो सीवी कैलेंडर ईयर आया है 2022 का, उसमें भारत के जीडीपी अनुमान को 7% से बढ़ाकर कितना की बताया है दोस्तों, तो याद रखिएगा 9.5%। और दोस्तों बात करें मूडीज़ की, तो दोस्तों मूडीज़ की जो अमेरिकन रेटिंग एजेंसी कंपनी हो जाती है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1909 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 1909 में। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में सीईओ दोस्तों इसके मूडीज़ कंपनी के कौन हो जाते हैं, तो रेमंड WMC डेनियल। याद रखिएगा रेमंड WMC डेनियल ये सीईओ हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में मूडीज़ के, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी नरेगा या मनरेगा। याद रखिएगा महात्मा गांधी नरेगा इसे बोलते हैं और इसको मनरेगा भी बोलते हैं। तो मनरेगा के लिए एम्बोर्ड्स पर्सन ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर दोस्तों बात करें मनरेगा के लिए ये एम्बोर्ड्स पर्सन ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, दोस्तों गिरिराज सिंह जी के द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन सी गिरिराज सिंह के द्वारा ये मनरेगा के लिए एम्बोर्ड्स पर्सन ऐप को लॉन्च किया गया है। और दोस्तों गिरिराज सिंह जी प्रेजेंट टाइम में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हो जाते हैं। याद रखिएगा ये प्रेजेंट टाइम में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है। और दोस्तों अगर एग्जाम में आपसे इनके संसदीय क्षेत्र के बारे में पूछता है तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा हो जाता है, बिहार के बेगूसराय। याद रखिएगा बिहार स्टेट के बेगूसराय से ये सांसद है। और दोस्तों इस ऐप के बारे में डिटेल में बात करें तो दोस्तों ये ऐप किस लिए है, किस उद्देश्य से बनाया गया है, लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों ऐप परेशानी मुक्त रिपोर्टिंग, शिकायतों का वर्गीकरण और लोकपाल द्वारा शिकायतों को निपटाने की सुविधा प्रदान करेगा। दोस्तों ये याद रखिएगा ऐप के बारे में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डिश टीवी इंडिया लिमिटेड या डीटीएच के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो दोस्तों हाल ही में डीटीएच के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं। याद रखिएगा इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हो जाते हैं, विकेट कीपर भी हैं। तो दोस्तों डीटीएच के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो दोस्तों ऋषभ पंत। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका फुल फॉर्म हो जाता है और NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए किस प्रोग्राम के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर दोस्तों बात करें WEF और NIUA के द्वारा ये संयुक्त रूप से किस डिजाइन पे कौन सा प्रोग्राम हो जाता है, इस पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, तो दोस्तों ये हो जाता है सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। याद रखिएगा WEF और NIUA के द्वारा संयुक्त रूप से ये समझौते ज्ञापन हुआ है किस प्रोग्राम के लिए, तो दोस्तों सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। दोस्तों ये हो जाता है प्रोग्राम जिसमें भारत में के अस्थायी शहरों के विकास कार्यक्रम के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। याद रखिएगा भारत के अस्थायी शहरों के विकास के लिए कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है, दोस्तों WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। अगर दोस्तों बात करें WEF की तो दोस्तों अगर इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में भी जान लेते हैं। अगर कार्यक्रम का उद्देश्य के बारे में बात करें तो दोस्तों ये कार्यक्रम शहरों के लिए डिकार्बोनाइजेशन समाधान उत्पन्न करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए यह समझौता ज्ञापन किया गया WEF और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा। दोस्तों अगर बात करें WEF की तो इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाता है। याद रखिएगा एग्जाम में अगर आपसे WEF का फुल फॉर्म पूछता है दोस्तों तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाता है। अगर बात करें इस्टेब्लिशमेंट की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तो 1971 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई और हेडक्वार्टर इसका दोस्तों स्विट्जरलैंड जेनेवा और कोलोंगनी, याद रखिएगा कोलोंगनी में हो जाता है, स्विट्जरलैंड के शहर है कोलोंगनी। और इसके प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है, तो क्लॉस स्वैब इसके प्रेजेंट टाइम में CEO हो जाते हैं। चेयरमैन की बात करें तो पीटर बारबेक ये दोस्तों WEF के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं। ये भी याद रखिएगा, ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। आपसे इन पॉइंट्सों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। दोस्तों अब बात करें NIUA की तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। याद रखिएगा फुल फॉर्म। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें दोस्तों NIUA की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1976 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में कहाँ है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाता है। इसके डायरेक्टर की बात करें तो हितेश विद्या जी जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है NIUA के डायरेक्टर के रूप में, याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा गरीब कल्याण मेले के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। दोस्तों ये किसके द्वारा गरीब कल्याण मेले का उद्घाटन 12वां संस्करण है, जो कि याद रखिएगा ये भी पॉइंट कि गरीब कल्याण मेले के 12वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों भूपेन्द्र भाई पटेल जी के द्वारा। याद रखिएगा गुजरात के CM भूपेन्द्र भाई पटेल जी के द्वारा गरीब कल्याण मेले के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों अगर स्थान पूछता है तो याद रखिएगा दहोदा में, कहाँ पे, दाहोद में,
दाहोद में इसका उद्घाटन किया गया। ये भी याद रखिएगा, प्लेस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा कहाँ पे किया गया है, तो दोस्तों दाहोद में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लेखक कौन है। अगर बात करें द ग्रेट टेक गेम, ये एक पुस्तक हो जाती है, इसके लेखक कौन हो जाते हैं, तो दोस्तों अनिरुद्ध सूरी जी, याद रखिएगा अनिरुद्ध सूरी जी द ग्रेट टेक गेम के राइटर हो जाते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कोलकाता के सहयोग से राज्य में एक फिल्म संस्थान स्थापित करेंगे। तो दोस्तों ये सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा कोलकाता के, ये कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, इसके सहयोग से कौन सा राज्य अपने राज्य में फिल्म संस्थान स्थापित करने वाला है, तो दोस्तों एक त्रिपुरा राज्य हो जाता है। याद रखिएगा त्रिपुरा राज्य के द्वारा ये फिल्म संस्थान की स्थापित किया जाएगा त्रिपुरा में, याद रखिएगा कहाँ पे, तो दोस्तों त्रिपुरा में। और दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा कर्नाटक के हम्पी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्योतनम का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों ये कर्नाटक के हम्पी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्योतनम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, दोस्तों जी किशन रेड्डी जी के द्वारा किया गया। याद रखिएगा जी किशन रेड्डी जी के द्वारा हाल ही में कर्नाटक के हम्पी में, कहाँ पे, तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा कर्नाटक के हम्पी में। और किसके द्वारा द्योतनम ये सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा, तो दोस्तों जी किशन रेड्डी जी। जी किशन रेड्डी जी की बात करें तो दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम में संस्कृत मंत्री हो जाते हैं। कौन, संस्कृत मंत्रालय के मंत्री हो जाते हैं। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे मंत्रालय पूछ लेता कि किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो दोस्तों संस्कृत मंत्रालय के द्वारा, और उसके मंत्री कौन हो जाते हैं, तो दोस्तों जी किशन रेड्डी जी, याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का तीसरा संस्करण कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों ये भारत की एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हो जाती है धर्म गार्जियन, याद रखिएगा दोस्तों। एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि एक्सरसाइजें भी आपके एग्जाम में पूछता है। अगर पूछता धर्म गार्जियन किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है, तो दोस्तों याद रखिएगा भारत और जापान के बीच की ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हो जाती है धर्म गार्जियन। इसका तीसरा संस्करण दोस्तों कर्नाटक में आयोजित किया गया है। और ये कौन से देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, दोस्तों जापान के बीच में। दोस्तों ये कर्नाटक में कहाँ पे, तो ये भी याद रखिएगा बेलगावी में। कहाँ पे, बेलगावी में। दोस्तों स्थान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इंपॉर्टेंट। अगर आपसे स्टेट ना पूछ के स्थान पूछता है किस स्थान पे किया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा कर्नाटक के बेलगावी में। अगर कर्नाटक में देखिए बेलगावी ऑप्शन होगा, तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, याद भी रहेगा दोस्तों, क्योंकि डिटेल में से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर पूछे एग्जाम में, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों बात करें जापान की, तो जापान की कैपिटल दोस्तों टोक्यो हो जाती है। मुद्रा की बात करें तो येन, और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं जापान के प्रेजेंट टाइम में। और भारत के राजदूत कौन है, तो संजय वर्मा। याद रखिएगा राजदूत भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों भारत के राजदूत कौन है जापान में, तो संजय वर्मा जी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही। दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की 2022 की, इसमें भारत की रैंक क्या रही, तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक 43 रही। याद रखिएगा कितनी रही, 43 रही। भारत की रैंक 43 रही। और दोस्तों बात करें ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये रैंक जारी की जाती है। याद रखिएगा ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये रैंक जारी की जाती है। अगर दोस्तों रैंकिंग में शीर्ष 5 देशों की बात करें, तो शीर्ष पे दोस्तों टोटल 55 देश इसमें है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। टोटल 55 देशों में भारत की रैंक कितनी रही, तो 43वें स्थान पर रही। और दोस्तों इसमें शीर्ष के देशों के बारे में बात करें, तो दोस्तों भारत की रैंक पूछ के आपसे टॉप 3 देशों के बारे में भी पूछता है। दोस्तों याद रखिएगा रैंक फर्स्ट पे कौन रहा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। और रैंक 2 की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम दूसरे नंबर पर रहा। और तीसरे नंबर की बात करें तो जर्मनी दोस्तों तीसरे नंबर पर रहा। और स्वीडन दोस्तों चौथे नंबर पर, और फ्रांस 5वें नंबर पर रहा। और भारत की बात करें तो भारत 43वें नंबर पर रहा। याद रखिएगा कितने नंबर पे, तो 43वें नंबर पे। और दोस्तों और दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। दोस्तों अभी हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का 8वां संस्करण का समापन हुआ है तो कल ही। तो दोस्तों इसको अपने 8वां संस्करण खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है, तो दोस्तों याद रखिएगा दबंग दिल्ली ने। और दोस्तों अगर आपसे पूछा किसे हरा के दबंग दिल्ली ने खिताब अपने नाम किया, तो दोस्तों पटना पायरेट्स को हरा के। याद रखिएगा काफ़ी रोमांचक मैच अंतिम क्षण तक पहुंच गया था दोस्तों कल का। तो इसमें दबंग दिल्ली ने खिताब अपने नाम किया है प्रो कबड्डी
के 8वें सीज़न का। याद रखिएगा ये भी 8वां सीज़न था 2022 का। और दोस्तों आपसे पहला सीज़न भी पूछ सकता है और इससे पहले का भी सीज़न पूछ सकता है। तो पहले सीज़न की बात के विनर कौन आता प्रो कबड्डी की, तो दोस्तों जयपुर पिंक्स पाइथन रही थी। याद रखिएगा जयपुर की टीम जयपुर पिंक पाइथन रही थी। और कौन उपविजेता रहा था दोस्तों, यू मुंबा। याद रखिएगा पहला प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता था, तो दोस्तों जयपुर पिंक पाइथन ने जीता था। और उपविजेता कौन रहा था, तो दोस्तों यू मुंबा रही थी। और दोस्तों 7वें संस्करण की बात करें तो 7वां संस्करण दोस्तों बंगाल वॉरियर ने जीता था, ये भी याद रखिएगा। और कौन उपविजेता रही, तो दिल्ली पायरेट्स दबंग दिल्ली दोस्तों उपविजेता रही थी 7वें संस्करण में। दोस्तों याद रखिएगा इस सभी पॉइंटों को। दोस्तों ये थे आज के 26 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।